तो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि अगर आप उस व्यक्ति की तलाश में हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, तो आपको एक बार आईने में देखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है एसएससी जीडी 2022 T20 मॉक टेस्ट सीरीज में। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13वां है। दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है गांधार, या ऑप्शन बी है कन्नौज, या ऑप्शन सी नालंदा, या ऑप्शन डी वैशाली। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नालंदा। ये भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। अगर पूछता है कि पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला। सबसे विश्व में सारे सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला था, और ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है तक्षशिला। और नालंदा कहाँ पे है? तो ये भारत के बिहार राज्य में पड़ता है। और एक और विश्वविद्यालय है भारत में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये भी बहुत प्राचीनतम विश्वविद्यालय था, ये भी बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन पूछता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पूछता है क्वेश्चन कि इसके पहले कुलपति कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय में पहले कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र कुलपति थे। क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि ये चाणक्य जो थे कौटिल्य कहाँ शिक्षा ग्रहण करने गए थे? तो ये सबसे प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय था तक्षशिला में ही कौटिल्य ने शिक्षा ग्रहण की थी। और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में किस किस समाज है? तो बौद्ध और हिंदुओं को दोनों को शिक्षाएं दी जाती थी। और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में केवल और केवल बौद्ध धर्म की ही शिक्षा दी जाती थी, लेकिन तक्षशिला में बौद्ध और हिंदुओं दोनों को शिक्षाएं दी जाती थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, या हर्षवर्धन, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी। भारत में जो कुंभ मेला हर साल लगता है 12 में, अभी 2025 में इलाहाबाद में है, तो ये इसका आरंभ हर्षवर्धन ने किया था। और इसी के काल में चीन का जो यात्री था हेनसोंग, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो उसी उसी ने वर्णन किया अपने किताब में कि हर्षवर्धन के समय यह हर्षवर्धन द्वारा कुंभ मेले की शुरुआत की गई थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो ऑप्शन ए है गुरु नानक, ऑप्शन बी अर्जुन देव, या ऑप्शन सी तेज बहादुर, या ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गुरु नानक देव। तो पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत गुरु नानक देव, और ये सिखों के प्रथम धर्मगुरु भी हैं, पहले नंबर के। क्वेश्चन पूछता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक ही थे। अर्जुन देव का संबंध क्या था सिख धर्म में? तो अर्जुन देव 5वें गुरु थे सिख धर्म के, और इन्होंने ही अमृतसर में जो हरमंदिर साहब का जो निर्माण है इन्होंने ही करवाया था। और तेज बहादुर का क्या संबंध था सिख धर्म से? तो तेज बहादुर भी 9वें गुरु थे सिख धर्म में। 9वें गुरु, कुल 10 गुरु हुए थे, जिसमें से 9वें गुरु तेज बहादुर थे। और 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। और गुरु गोविंद सिंह जो थे इन्होंने ही कंकार कंकार जो कहा जाता है, 5 जो सिख लोग घूम लेके रहते हैं हमेशा, आपने देखा भी होगा, पगड़ी, कृपाण, पगड़ी को जैसे कृपाण, कंघा और कच्छा और कड़ और कंस, तो ये केस, तो ये पांचों रहना चाहिए। इसको कंकार के स्थाप इन्होंने ही कहा था कि कंकार रहना चाहिए हर एक सिख के पास। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में चला गया था? गरम दल वालों के, या नरम दल वालों के, या उग्रवादियों के, या निष्क्रिय हो गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरम दल वालों के। ये सूरत विभाजन कब हुआ था? सबसे पहले तो क्वेश्चन
इसका ये बनता, सूरज विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में सूरज विभाजन हुआ था। इस समय कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी बोस द्वारा उस समय अध्यक्षता की जा रही थी। और इसका फिर से समझौता कब हुआ था? तो 1916 में इसका फिर समझौता हुआ था। यहाँ जब फूट हुआ था तो नरम दल और गरम दल में दो भागों में बट गया था कांग्रेस, और फिर उसका समझौता जाके होता है 1916 में। और इसके जो उस समय के थे, उस समय ये समझौता हुआ था लखनऊ में 1916 में, और उस समय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए है रामनाथ पुरी, दूसरा है जीडी कुमार, ऑप्शन सी है लाला हरदयाल या तारकनाथ दास। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तारकनाथ दास ने की थी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत किसने की थी? तारकनाथ ने की थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है। 1930 में या 1933 में या 1936 में या 1937 में? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1936 में बिहार से अलग हुआ था। उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था। और कई बार क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं राज्यों द्वारा कब कब पृथक हुआ था। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है, लद्दाख को तो केंद्र शासित प्रदेश बना, लेकिन जम्मू कश्मीर हो गया है। तो भारत में तभी जाके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। और पूछता है क्वेश्चन कि झारखंड किससे अलग हुआ था? तो ये भी बिहार से अलग हुआ था। लेकिन ये कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड बिहार से पृथक हुआ था। और पूछता है तेलंगाना कब अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से? कब बना था? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था भारत से। और बताइए कि छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था? छत्तीसगढ़ पहली बात तो किससे अलग हुआ था? तो छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से। और ये कब अलग हुआ था? तो ये अलग हुआ था 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। और बताइए कि उत्तराखंड कब अलग हुआ था और किससे अलग हुआ था? तो यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था। ये हुआ था 9 नवंबर को हुआ था और 2000 में अलग हुआ था। कुल 13 जिले थे जो कट गए थे। तो ये फैक्ट है इंपॉर्टेंट जो हमेशा परीक्षाओं में पूछते हैं, इनको आप लोग देखा करिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय? तो 3 स्तरीय होते हैं दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 3 स्तरीय कौन कौन से होते हैं? कैबिनेट मंत्री होता ही है, जैसे कि हमारे कैबिनेट मंत्री हैं जैसे कि वित्त मंत्री हैं तो उनको कैबिनेट मंत्री ही कहा जाएगा, कैबिनेट मंत्री ही है। और जैसे कि अपने राजनाथ सिंह हैं तो ऐसे ही कैबिनेट मंत्री को कर, तो कैबिनेट मंत्री होता है पहला, तो दूसरा होता है राज्य मंत्री, और तीसरा होता है उप मंत्री। पहला कैबिनेट मंत्री, फिर उसकी सहायता के लिए राज्य मंत्री, और फिर इसकी सहायता के लिए राज्य मंत्री की सहायता के लिए उप मंत्री। तो ये 3 स्तर के मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लाल बहादुर शास्त्री ने, या श्रीमती इंदिरा गांधी ने, या गुलजारी नंदा ने, या मोरारजी देसाई ने? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा गुलजारी नंदा ने। ये प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी कहे जाते हैं। और बताइए कि क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से प्रधानमंत्री का जो मृत्यु है वो भारत के बाहर हुआ था? तो बताइए। तो एक तो हो गए जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ये तीनों की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। और ये लाल बहादुर शास्त्री ये दूसरे नंबर के हमारे प्रधानमंत्री थे। पहले नंबर के थे जवाहरलाल नेहरू, और इंदिरा गांधी आप लोग जानती हैं प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी ये। और ये एक ऐसी प्रधानमंत्री हैं जो विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं। और ये इन्होंने एक बार बिल भी पेश किया था, बजट भी पेश किया हुआ है। मोरारजी देसाई क्या थे? तो मोरारजी देसाई जो सबसे अभी तक उम्रदराज प्रधानमंत्रियों में जाने जाते हैं।
आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस रूप में शपथ ग्रहण करता है? तो बताइए। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है, इसलिए क्वेश्चन मैंने सोचा ले लूँ इसको। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में करता है, या लोकसभा के आम सदस्य के रूप में, या लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा के आम सदस्य के रूप में। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का आम सदस्य ही होता है, और इन्हीं लोकसभा सदस्यों में से ही इसका जो है चुनाव होता है, तब इसे अध्यक्ष बनाया जाता है। इन्हीं लोकसभा सदस्य में से चुनाव होता है और इन्हीं में से लोकसभा अध्यक्ष एक को बनाया जाता है, जो कि उसको आप कह सकते हैं प्रोटेम स्पीकर भी होता है। वो लोकसभा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 81 में है। लोकसभा का न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का प्रतिमाह वेतन कितना है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अन्य न्यायाधीश, न कि न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2,25,000, या 2,50,000, या 2,80,000, या 3,50,000? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2,50,000। 2,50,000 सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की आयु होती है, वेतन होता है। और पूछता है क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन कितना होता है? तो उनका वेतन होता है 2,80,000, उनका वेतन होता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि अन्य न्यायाधीशों का, तो इनका अन्य न्यायाधीशों का तो वेतन 2,50,000 होता है। लेकिन अगर पूछता है कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन कितना होता है? तो उनका वेतन होता है 2,50,000। अगर क्वेश्चन पूछता है कि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का क्या वेतन होता है? तो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है 2,25,000। इस तरीके से हम लोग न्यायाधीशों का वेतन देखें। ये बहुत बार परीक्षा में पूछता है, ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को, या प्रधानमंत्री को, या उपराष्ट्रपति को, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को ही देते हैं, ना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को देते हैं। बताइए सबसे पहले तो ये बताइए कि निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं इनका मतलब ये कार्यकाल क्या होता है? तो इनका कार्यकाल जब भी पूछे 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो पहले अगर हो जाता है उतना ही कार्यकाल होता है इन लोगों का। और पूछता है कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो सुकुमार सेन थे प्रथम निर्वाचन आयुक्त। इनका वेतन कितना होता है? तो इनका वेतन होता है 2,50,000 निर्वाचन आयुक्त का। और इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? चुनाव आयुक्त चाहे या निर्वाचन आयुक्त, तो इस समय है राजीव कुमार हमारे, जो कि अभी हाल फिलहाल में नीति आयोग के पहले ये अध्यक्ष वो थे, उपाध्यक्ष थे। अब इन्हें इसमें दे दिया गया है इनको कार्यकाल में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग किस में खर्च होता है? खाद्यान्नों के आयात पर, या लौह इस्पात के आयात पर, या पेट्रोलियम के आयात पर, या तकनीकी ज्ञान के आयात पर? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या लग रहा है, क्या हो जाएगा आपको? ये खाद्यान्न के आयात पर क्या होगा क्या, या लौह के आयात पे, पेट्रोलियम के आयात पर? तो बताइए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम के आयात पर, तो इसका आंसर यही होगा, पेट्रोलियम के आयात पर ही मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, या स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी को करना, या स्वदेशी मुद्रा के बदले में नई मुद्रा जारी करना, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। तो इसका अर्थ है, ये अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मतलब अपने देश की मुद्रा को घटाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब हुआ था? तो बताइए। ये भी बहुत बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1806 में पहली बार सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मैसूर में, या ऑप्शन डी बेंगलुरु में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाराणसी में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1937 में, या 1952 में, या 1957 में, या 1965 में। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 1937 में एगमार्क एक्ट लागू हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली कौन सी संधि है? ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये है आपका जिब्राल्टर जल संधि द्वारा भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ा गया है, जोड़ने वाली संधि है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले कौन सा पास है या दर्रा है, या जो दर्रा तो नहीं, पास ही कहेंगे। बताइए कौन सा जोड़ता है जाफना? ये श्रीलंका जो है इसके ऊपर में ही जाफना पड़ता है। कौन सा ये जोड़ता है, कौन सा पास दर्रा? तो यह है एलिफेंटा दर्रा जोड़ता है इसको। जाफना ऊपर है और बाकी श्रीलंका नीचे, तो इसको एलिफेंटा दर्रा ये अलग होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए करंट का क्वेश्चन है, ये हो सकता है परीक्षा में पूछ दिया जाए। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन सा राज्य विकसित करेगा? उत्तराखंड, तमिलनाडु या सी हरियाणा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा में हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क विकसित हो रहा है। ये परीक्षा में पूछा भी गया था अभी एसएससी सीजीएल के। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद, या कुमार सानू, या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इन तीनों लोगों को अभी हाल ही में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी सीजीएल में आ चुका है प्रश्न, इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। दोस्तों इस तरीके से देखा आपने टॉप 20 क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हम लोग कल फिर मिलेंगे इसी तरह बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।